वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। आज के इस वीडियो के अंदर कल से भी अच्छी स्टैटिक जीके को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, टॉपिक वाइज चलेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में कहीं पर भी कोई भी फालतू बातचीत नहीं की जाएगी। ये सबसे अच्छा होता है कि अगर 10-12 मिनट पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ाई होगा, कोई फालतू की बातचीत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति थी वैशाली, जो काला शोक के टाइम पर हुई थी। और तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र थी, जो अशोक के टाइम पर हुई थी। चौथी जो थी बौद्ध संगति वो कश्मीर में हुई थी, आपको पता होगा, कश्मीर कनिष्क के शासन, अरे वो कुंडलवन, तो कुंडलवन कहो या कश्मीर कहो, चौथी बौद्ध संगति यहीं पर हुई थी। और शासन जो चलाया जा रहा था वो कनिष्क के टाइम पर था। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगति के टाइम पर ही जो बौद्ध धर्म था वो दो अलग अलग धर्मों में चेंज जो बट गया था। तो अब आप मुझे बताना है, एक का नाम था महायान, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। मैं बात करता हूं कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस की बहुत ज्यादा डिटेल्स है मेरे पास में, तो जल्दी जल्दी एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और याद रखिएगा उस टाइम पर जो थे वो लॉर्ड डफरिन अंग्रेज हेड थे उस टाइम पर जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। करता हूं 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ये पहला अधिवेशन जो वो किया गया था। करते हैं 1887 में तीसरा ये अधिवेशन था मद्रास के अंदर, जिसमें बदरुद्दीन तैयब साहब थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद में हम थोड़ा ज्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे, बस जो मेन है उनको हम थोड़ा याद कर लेंगे। 1907 के बारे में, तो 1907 के बारे में याद रखिएगा, 1907 सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। लेकिन वहीं पर 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार। तो इन्हीं के जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन में 1916 के अंदर ये गरम दल और नरम दल दोनों साथ में आ गए थे। इसके बाद एक बहुत अच्छी फेमस डेट आती है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें कि CR दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर के ये पार्टी बनाई थी। फिर 1924 आता है तो बेलगाम अधिवेशन हुआ था। पता होगा ये सिर्फ एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं तो आप जस्ट सुनते जाइए और मेमोराइज करते जाएगा चीजों को। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर आपको मैं बता दूं 1929 आया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग ये 1929 के अंदर ही की थी। बात करते हैं 1938 के अंदर, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। तो इन सबको आप याद करें। हमें देखिएगा हमारे वर्ल्ड के अंदर जो इंपोर्टेंट संस्था है उनको मैं बता देता हूँ, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज तो आपको होना चाहिए। बात करता हूँ कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ UNO, तो UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। 193 इसके अंदर मेंबर्स हैं और UNO जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर आता है, ठीक है। और न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे पर है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा UNO के बारे में कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। करता हूं आसियान की, तो आसियान के अंदर याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर है और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो ओनली 10 हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 के अंदर हुई थी, आसियान की स्थापना। मैं बात करता हूं ADB के बारे में, तो याद रखिएगा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ADB के अंदर 68 जो है वो मेंबर्स हैं और मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो याद हो जाएगा ADB के बारे में 1966, 68 और मनीला। WHO के बारे में यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO यानी कि जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंदर है WHO का। अच्छा, WHO के कार्यकारी बॉडी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब है। तो इन सारे फैक्ट को आप थोड़ा याद रखें। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है पता है आपको? ये याद रखा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे भारत के अंदर है और ये एकमात्र इंटरनेशनल संस्था है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत के अंदर है, वो भी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। अच्छा, आपको पता होगा पेरिस समझौता हुआ था, तब जाकर के उसी पेरिस समझौते में याद रखना अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन जो ये संस्था बनाई गई थी ये पेरिस समझौते में ही बनाई गई थी। मैं बात करता हूँ पानीपत के 3 युद्धों के बाद से 1526 के अंदर आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था।
जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश एकदम खत्म हो गया था। इसके बाद करते हैं 1556 के अंदर आपको पता होगा ये हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि हेमू जीता था या बैरम खान? बैरम खान अकबर को ही बोलते हैं, तो बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था, इनमें विजय किसकी हुई थी? बात करता हूं 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो आपको पता होगा मराठा जो थे वो पानीपत का खुले मैदान के अंदर, और ये जो गोरेला युद्ध के अंदर ये एकदम इनको पता है छुप करके कैसे युद्ध किया जाता है और कैसे विजय प्राप्त की जाती है। तो मराठा बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे, बट हुआ क्या, वो मराठा फेल हो गए बिकॉज वो ओपन मैदान के अंदर उन्हें छुपने के लिए बहुत सारी जगह नहीं मिली थी। चलिए हम बात करते हैं पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। डेट याद कर लीजिए, 1526, 1556 और 1761 के बारे में एक बार रिवीजन करा देता हूं। 1526 में क्या हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीत गया। 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और इस सब के बारे में आपको पता होगा कि ये बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। मेरा सवाल आपसे है, भूलना मत। तीसरा जो हुआ था 1761 में, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठा हार गया था। मराठा हार मतलब मराठा मर गए तो हार गए। ऐसा आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं, जैसे कादम्बरी। तो कादम्बरी क्या होता है, बाणभट्ट के, ये कादम्बरी किसकी किताबें बताओ, बाणभट्ट की, और बाणभट्ट किसके, हर्षवर्धन के टाइम पर थे, ठीक है। उसके बाद करते हैं राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी क्या, कल्लड़ की ये बुक है, और ये जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। मृच्छ कटकम ये शूद्रक की बुक है। इसके बाद बात करते हैं शकुंतला। तो शकुंतला जो कालिदास जी की बुक है। तो 2-3-4 ये बुक है, इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, आपको पता है, लॉर्ड क्लाइव था। अरे वही लॉर्ड क्लाइव, 1757 के अंदर प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पर लॉर्ड क्लाइव ही थे। तो वो ये आप थोड़ा याद रखिए, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो बताओ कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स के ही टाइम पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट को स्टार्ट कर दिया था। कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, पता है आपको, जल्दी से बताओ। विलियम बेंटिक थे। आपको पता 1829 के अंदर सती प्रथा का जो एंड हुआ था वो इन्हीं के शासन काल में हुआ था। अच्छा, सती प्रथा का अंत का सबसे ज्यादा जो श्रेय दिया जाता है वो राजा राम मोहन जी को दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे आप कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का एंड किया गया। सोचता हूं कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आपको जवाब देना है लॉर्ड कैनिंग। पता होना चाहिए 1857 भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति के टाइम पर यही वायसराय थे। वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं सर वन लाइनर क्वेश्चंस आप थोड़ा बता दीजिए करेगा। चलो मैं वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको थोड़ा करवा देता हूं। आपको याद होना चाहिए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, पता है, वो स्टेपीज है जो कान के अंदर है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है जो जांग के अंदर है। और टिबिया और फैब्यूला, पता है ये हमारे पैर की हड्डियां होती हैं। अगर मैं बात करता हूं हमारे मैंडिबल, ये हमारी जबड़ी की हड्डी होती है, मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, ठीक है। तो मैंडिबल याद हो जाएगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनको आपको याद करना। बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला पता है आपको कौन थी, वो थी अरुंधति रॉय। अरे वही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही तो इनको बुकर पुरस्कार मिला था। इनकी 2 बुक हैं, इन दोनों को आप याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जिनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, और दूसरा था द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं अरुंधति रॉय। कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, क्या आपको पता है क्या? हाँ जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। 1987 के अंदर पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला था। आपको पता है इस पर अधिकार जो था वो पुर्तगालियों का अधिकार था, और पुर्तगाली वो थे जो हमारे देश में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए थे। अरे वही गोवा जिसकी जो सीएम है वो प्रमोद सावंत है, और जिसको जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो इस फैक्ट को आप थोड़ा याद रखिए। अब मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। आपको पता है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 के अंदर आए थे। पता है आपको 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। आपको याद होना चाहिए 1915 में आए थे, 2 साल रेस्ट किया, 15 और 16। उसके बाद 1917 के अंदर इन्होंने सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो बिहार के अंदर किया था, चंपारण में, और नील की खेती के विरोध में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। भारत का जलीय जीव क्या है आपको पता है क्या?
बताओ जल्दी से। तो वो है डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन है। और याद रखना डॉल्फिन जो है वो मछली नहीं है। व्हेल और डॉल्फिन जो मछली नहीं है, ये स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं। और एक फैक्ट और याद रखना कि जो व्हेल है ना भाई, ये संसार की सबसे बड़ी मैमल्स है, स्तनधारी है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद करें। भारत के अंदर जो बहुत प्रमुख जो डैम है उनको मैं याद दिला देता हूं। जैसे आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो टिहरी डैम है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड के अंदर आता है। दूसरा आता है अलमाटी डैम। अलमाटी डैम जो है वो कृष्णा नदी पर है। किस में है? कृष्णा नदी पर। मेट्टूर बांध है, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु के अंदर आता है। पेरियार बांध है, याद रखना ये इडुक्की बांध जो होता है वो पेरियार नदी पर है और केरल के अंदर आता है। आपको पता है सतलुज नदी पर कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल डैम है। और सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो डैम है वो हीराकुंड डैम है, जो महानदी पर आता है उड़ीसा के अंदर। तो इन सब फैक्ट को आप याद कर लीजिए। चलेगा दोस्तों, बस आज की वीडियो को बस यही एंड करते हैं। कल की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना सपोर्ट बना रखें। थैंक यू।